नमस्कार बच्चों, आपका दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पिछली दो क्लासेस में हमने सीबीएसई बोर्ड द्वारा रिलीज किया गया 2025 का सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम इसका पार्ट क ख हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट ग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें सभी क्वेश्चन आंसर जो हैं, चार क्वेश्चन है इसमें, 30 से लेके 33 तक और 30 से लेके 33 तक, और ये सभी 5 नंबर कैरी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है कि गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं। यानी कि हमें गठबंधन की सरकार से क्या समझ आता है, क्या मतलब होता है गठबंधन की सरकार का। और फिर हमें उत्तर देना है कि भारतीय लोकतंत्र में गठबंधन की जो सरकार है उसकी क्या भूमिका होती है, वो कैसे कार्य करती है। तो चलिए अपना उत्तर देख लेते हैं। पहले हमने इसका यहाँ पर परिचय दिया है, क्योंकि जब हम अपना आंसर लिखते हैं तो उसका हमें थोड़ा सा परिचय देना होता है। इससे हमारा जो आंसर है वो थोड़ा अच्छा लगता है। तो पहले हम बात करते हैं कि गठबंधन की सरकार क्या होती है, इससे क्या मतलब हमें समझ में आता है। तो चलिए समझते हैं। गठबंधन की सरकार से अभिप्राय है, यानी कि गठबंधन की सरकार से हमारा मतलब है जब किसी एक राजनीतिक दल को, कोई भी एक राजनीतिक दल होता है, उसको लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं मिलता चुनाव में। जब पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो ऐसी स्थिति में, ऐसे समय में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल एक साथ मिलकर सरकार बनाते हैं, और ऐसी सरकार कहलाती है गठबंधन सरकार। मैं एक बार फिर से दोहराती हूँ कि दो दो या दो से अधिक राजनीतिक दल जब मिलकर सरकार बनाते हैं तो वह सरकार गठबंधन सरकार कहलाती है। ऐसी सरकार को हम गठबंधन सरकार के नाम से जानते हैं। तो गठबंधन सरकार की क्या भूमिका होती है, ये कैसे हमारे कानून में, सरकार में कैसे रोल प्ले करती है, तो चलिए ये समझते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि गठबंधन जो सरकार होती है, ये कई राजनीतिक दलों के मिलने से बनी होती है। तो ये स्थिरता बनाए रखती है, यानी कि ये अपना जो इसका समय अवधि है, समय काल है, जो इसका टाइम पीरियड है कि 5 साल सरकार काम करती है। कोई भी सरकार बनती है तो हमारे देश में 5 साल के लिए बनती है। तो ये जो अपना है राजनीतिक स्थिरता लाने में मदद करती है, यानी कि ये अपना कार्यकाल पूरा करेगी, राजनीतिक स्थिरता बनी रहेगी, सरकार अपने पूरे कार्यकाल में बनी रहेगी, इसको गिराया नहीं जा सकता। दूसरा, गठबंधन की सरकार कई दलों के मिलने से बनी होती है। तो इसमें समाज के अलग अलग वर्गों से आए लोग होते हैं, जिससे अलग अलग वर्गों का, अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व वो, जो इस सरकार, इन राजनीतिक दलों के नेता होते हैं, वो करते हैं। तो यह एक गठबंधन की जो सरकार होती है वो कई दलों से मिलकर बनी होती है। तो इसमें अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व होता है। सभी दल अपने राजनीतिक विचार, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं, और इसमें अपना प्रतिनिधित्व करते हैं अलग अलग राजनीतिक दलों, अपने अलग अलग विचारों का। तो इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं कि गठबंधन सरकार समावेशी सरकार होती है। समावेशी यानी जिसमें कई समुदायों के, कई वर्गों के, कई जाति समूहों के लोगों के विचार जो है समाहित होते हैं। यानी एक मिली जुली सरकार होती है जिसमें सभी के विचार समा जाए, ये एक ऐसी सरकार होती है। इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं। इसका चौथा पॉइंट है कि गठबंधन सरकार कई दलों से मिलकर बनी सरकार होती है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक सरकार जो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। लोकतांत्रिक मूल्य जैसे समानता, स्वतंत्रता, अपने विचारों की अभिव्यक्ति, यही तो होता है लोकतंत्र। तो लोकतांत्रिक मूल्यों को गठबंधन की जो सरकार है वो बढ़ावा देती है, उन्हें बनाए रखती है। गठबंधन सरकार की वैसे तो कई चुनौतियां भी होती हैं, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ गठबंधन सरकार की भूमिका बतानी है।
तो गठबंधन सरकार लोकतंत्र देशों में अक्सर बनती है। कई दलों की सरकार होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी एक राजनीतिक दल को पूरा बहुमत नहीं मिलता है, जिससे कई राजनीतिक दलों को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, सरकार बनानी पड़ती है। तो चलिए, इसका जो ये 30 क्वेश्चन है, इसका ये ए पार्ट था। अब इसका कर लेते हैं बी पार्ट। ये अथवा में होता है, आपको इसी में से ए या बी दोनों में से एक करना होगा। मैं आपको दोनों करा देती हूँ। तो चलिए, इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इसका बी पार्ट है, वर्तमान में राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियां क्या होती हैं। तो हमें जो राजनीतिक दल जो हमारे होते हैं, उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं, तो हम वो चुनौतियों को यहाँ पे समझेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। तो पहले हम अपने उत्तर का परिचय दे देते हैं कि वर्तमान समय में राजनीतिक दलों के समक्ष कई तरह की चुनौतियां होती हैं, जैसे कि जातिवाद। जाति के नाम पर लोग वोट मांगते हैं, जाति के नाम पर दल बनते हैं। धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, दल बनते हैं। तो पहली चुनौती तो यही होगी राजनीतिक दलों के सामने कि यहाँ जो वोट, जो मतदाता है, वो जाति और धर्म के नाम पर बंट जाता है। तो सभी लोग एक ही पार्टी को मत नहीं दे पाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है राजनीतिक दलों के सामने कि वो जाति और धर्म के आधार पर जो लोग बटे हुए हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाती है। जिस जाति का कोई प्रतिनिधि उठता है इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पर, तो उस जाति के अक्सर देखा जाता है कि उस जाति, उस धर्म, उस समुदाय से जुड़े लोग उसी जो उनकी जाति का प्रतिनिधित्व करता है, उसी को वो अपना वोट देते हैं। तो पहली समस्या यही हो जाती है कि जातिवाद और धर्म के आधार पर यहाँ वोट बढ़ जाती है, मतदाता बढ़ जाते हैं। तो देखिए, अब इसकी देख लेते हैं चुनौतियां। इसकी चुनौतियां इस प्रकार हैं। इसकी पहली चुनौती है, पार्टियों में नियमित चुनाव नहीं होते और कार्यकर्ताओं को पार्टियों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं होती। इसका मतलब ये है कि पार्टियों के कुछ अध्यक्ष, कुछ उपाध्यक्ष होते हैं, तो उनका चुनाव नियमित होता नहीं है। उनको कुछ दो चार बड़े नेता होते हैं जो अपने हिसाब से चुन लेते हैं और उसको पार्टी का नेता बना देते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं कमजोरी, कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के लिए एक चुनौती है, जहां सभी कार्यकर्ताओं के विचार नहीं लिए जाते और किसी एक को राजनीतिक दल का नेता, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। तो दूसरी चुनौती ये है कि जो राजनीतिक दल होते हैं, आजकल हम सभी देखते हैं कि राजनीतिक दल में कुछ अपराधियों को भी टिकट दे दिया जाता है। कुछ दल ऐसे हैं जो राजनीति में अपराधियों को टिकट दे देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, और वो मदद भी करते हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएं। तो अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है, अपराधी राजनीति में आ रहे हैं, जिससे ये भी एक चुनौती, एक समस्या है राजनीतिक दलों के सामने। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। कुछ राजनीतिक दल जो होते हैं, वो जाति और धर्म के आधार पर बटे होते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि राजनीतिक दल जो होते हैं, वो जाति और धर्म के आधार पर बटे समाज का सामना करते हैं, समाज में रहते हैं। तो सभी इस तरह से बटे हुए होते हैं कि एक ही राजनीतिक दल या एक से ज्यादा दो राजनीतिक दल उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं। और ये जाति और धर्म के नाम पर, आधार पर हमारे जो राजनीतिक दल बटे होते हैं, हमारे वोटर बटे होते हैं। तो जाति और धर्म के आधार पर भी जो हमारे मतदाता बटे होते हैं, तो ये भी एक समस्या है राजनीतिक दलों के लिए। तो इसका चौथा देख लेते हैं हम कि कुछ राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को नहीं समझते। राजनीतिक दल जब वोट मांगने आते हैं, किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता हमारे सामने जब वोट मांगने आता है, तो वो बड़े बड़े वादे करता है। मैं ये समस्या दूर कर दूंगा, मैं ऐसा विकास कर दूंगा इस राज्य का, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमारे जो राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं, वो उन वादों को पूरा नहीं करते हैं और अपने आसपास के क्षेत्रीय समस्याओं को दूर नहीं करते हैं। तो ये भी एक समस्या है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि जो पिछली सरकार आई, उसके राजनेता ने कोई वादा कर दिया और उसे पूरा नहीं किया।
अब जब कोई राजनेता दूसरा आया वोट मांगने तो सोचेंगे, जनता ये सोचती है कि भाई उसने कुछ काम नहीं किया तो ये भी कुछ काम नहीं करेगा। तो राजनीतिक दलों के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है, समस्या है, जिससे राजनीतिक दल जूझते हैं। ये कुछ समस्याएं हैं। चलिए एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। पार्टियों में नियमित चुनाव का न होना, यानी कि सभी कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष अपने उपाध्यक्ष को नहीं चुन पाते हैं। दूसरा है कि राजनीतिक दल में अपराधियों को टिकट दे दिया जाता है, उन्हें चुनाव जिताया जाता है। तीसरा है कि राजनीतिक दल जाति और धर्म के आधार पर जो समाज बटा हुआ है वो भी एक समस्या है। कुछ राजनीतिक दल जनता की समस्याओं को नहीं समझते, उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। और एक कारण एक और है, सबसे बड़ा कारण, कि अब धन के आधार पर भी लोग धन के आधार पर भी लोग इलेक्शन लड़ते हैं और जीतते हैं। तो पैसे का बल भी एक बड़ी समस्या है राजनीतिक दलों के लिए। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं 31 का ए पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं। 31 ए में पूछा गया है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोक कथाओं, गीतों, चित्रों और प्रतीकों की क्या भूमिका रही। तो हम सभी ने कई बार मूवी देखी है, हमें कहानियां हम बहुत सा पढ़ चुके हैं कई बार हम। और हमने ये देख लीजिए कि सिलेबस में भी कई चैप्टर ऐसे आ जाते हैं हिंदी और एसएसटी में, जहां हमें पता चलता है कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने कैसे हमारे लिए बलिदान दिया, सेक्रीफाइस किया, किस तरह से गीतों ने, चित्रों ने, प्रतीकों ने उसमें विशेष भूमिका निभाई। तो यही इस प्रश्न में पूछ रखा है। तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम इसका परिचय दे देते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में लोक कथाओं, गीतों, चित्रों, प्रतीकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी ने मिलकर जनता में राष्ट्र भावना को जगाया, सभी में एक देश का नागरिक होने की जो भावना जगाई और समाज के सभी वर्गों को एकजुट किया, एकता पैदा की। इन सभी चीजों ने, किन्होंने? लोक कथाओं ने, गीतों ने, चित्रों ने और प्रतीकों ने। तो इसके कथा, गीत, चित्र और प्रतीक हम सभी पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो लोक कथाओं ने कैसे किया? लोक कथाएं लोक कथाएं वे कथाएं हैं जिसमें हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की, देशभक्ति की कहानियां सुनाई जाती हैं, जन जन तक पहुंचाई जाती हैं। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, झांसी की रानी, ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनके बलिदान की कहानी लोक कथाओं ने जन जन तक पहुंचाई। दूसरा देख लेते हैं गीत। देशभक्ति के गीतों ने भी जनता में एक नया जोश पैदा किया, एक नया जोश भरा, उनमें एक उत्साह भरा कि हमें अब अपने देश को स्वतंत्र कराना है, हमें पराधीनता में नहीं रहना है, हमें गुलामी नहीं करनी है। जैसे कि गीत, आज भी हम कोई देशभक्ति गीत गाते हैं तो हमें वो अनुभव, वो फीलिंग्स हमारे अंदर आती है कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है, कुछ बेहतर करना है। तो जैसे हम कह सकते हैं कि वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, हिंदोसिता हमारा, ये कुछ ऐसे गीत हैं जिन्होंने लोगों में जन जन तक राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा दिया और हमें प्रेरित किया कि हम अपने देश को स्वतंत्र कराएं। इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं चित्र। क्रांतिकारियों के चित्रों ने भी देश में प्रेम को जगाने की, यानी देश प्रेम को जगाने की भूमिका अदा की। चौथा है प्रतीक। प्रतीक हम सभी जानते हैं, जैसे हमारा तिरंगा झंडा, अशोक चक्र, चरखा, ये ऐसे प्रतीक हैं जो राष्ट्रीय एकता को बल देते हैं, जिन्होंने उस समय जब लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे तो वो सिर्फ इन प्रतीकों को, इन चिन्हों को देखकर भी अंदाजा लगा सकते थे कि ये हमारे देश के सूचक हैं, हमारे गौरव हैं। तो इन्होंने भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में विशेष भूमिका निभाई है, बहुत योगदान रहा है हमारे लोकगीतों का, चित्रों का, प्रतीकों का। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें, और इसका उत्तर हम बिल्कुल आराम से दे सकते हैं। लोक कथाएं, जिसमें हम बलिदान, देशभक्ति की कथाएं सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं। गीत, देशभक्ति के गीत, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, कुछ ऐसे ही गीत हैं।
चित्र, क्रांतिकारियों के चित्र, तिरंगा झंडा, अशोक चक्र, इन सभी के चित्र हमें प्रेरित करते हैं। तो उस समय भी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनको इंस्पायर करती थी ये सारी चीजें, जो आज भी इंस्पायर करती हैं हम सबको। तो चलिए इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इसका बी पार्ट है महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए विभिन्न आंदोलनों के, जो महात्मा गांधी जी ने जो आंदोलन चलाए, उनके केंद्रीय तत्व यानी कि उनके मूल आधार क्या थे। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन चलाए, उनका मूल आधार क्या था, क्या मूल तत्व होते थे जो उनके सभी आंदोलनों में होते थे। तो चलिए परिचय दे देते हैं। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अनेक कई तरह के आंदोलन चलाए, और इन सभी आंदोलनों में समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, गरीब हो, अमीर हो, बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी ने इन आंदोलनों में भाग लिया। उन सभी को समान अवसर दिए गए कि वो अपने देश के स्वतंत्रता संग्राम के इन आंदोलनों में भाग ले सके। तो आंदोलनों के केंद्रीय तत्व हमें बताने हैं। तो केंद्रीय तत्व इस प्रकार है। पहला केंद्रीय तत्व, जैसे कि हम महात्मा गांधी जी का नाम आता है तो सबसे पहले उनका जो विचार, उनकी जो सोच थी, वो थी अहिंसावादी, यानी वो हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे। तो गांधी जी के द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों का मूल आधार जो होता था, वो होता था अहिंसा, यानी हमें किसी के साथ मारपीट, हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा से हम अपने आंदोलनों को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट, इसका सबसे महत्वपूर्ण जो गांधी जी से जुड़ा हुआ है, वो है अहिंसा। इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सत्य के लिए आग्रह। और गांधी जी का मानना था कि जब सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, तो गांधी जी का मानना था कि सत्य ही ईश्वर है। सत्य ही ईश्वर है, और ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम किसी भी तरह की हिंसा नहीं कर सकते। हम जो भी आग्रह करेंगे, जो भी हम प्रार्थना करेंगे, या जो भी हम किसी को अपनी बात समझाना चाहते हैं, वो सत्य आग्रह से करेंगे, यानी कि सत्य से आग्रह किया जाएगा। तो तीसरा पॉइंट देख लेते हैं। तीसरा है सभी की भागीदारी। तो गांधी जी ने जितने भी आंदोलन चलाए, मैंने अभी आपको बताया था परिचय में, गांधी जी के सभी आंदोलनों में सभी लोगों की, समाज के सभी वर्गों की भागीदारी समान रही। उन्होंने सभी को इन आंदोलनों से जोड़ा, तभी ये आंदोलन इतने बड़े स्तर पर अंग्रेजों के सामने खड़े किए गए, और उन्हें लगा कि हाँ, अब हिंदुस्तान की जो जनसंख्या है, अब जो भारत की जनता है, वहां आप राज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अब ये सब स्वतंत्र होंगे और ये अपनी स्वतंत्रता के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसमें हिंसा नहीं होगी, अहिंसा से वो ऐसा करेंगे। तो चलिए इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं, स्वराज। स्वराज का अर्थ होता है अपने लिए राज, यानी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें अपने देश पर पूर्ण अधिकार चाहिए। तो गांधी जी का एक और केंद्रीय तत्व, मूल आधार उनके जो आंदोलनों का होता था, वो होता है स्वराज। गांधी जी का लक्ष्य पूर्ण स्वराज प्राप्त करना था, यानी कि हमें अपना देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र चाहिए। इसमें किसी दूसरी बाहरी शक्ति का कोई भी इंटरफेयर हमें नहीं चाहिए, कोई भी इसमें दखल अंदाजी ना करे। तो हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पहला हो गया अहिंसा, सत्याग्रह, सभी की भागीदारी और स्वराज। तो चलिए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भूमि संरक्षण हेतु कुछ उपाय लिखिए। तो भूमि संरक्षण, संरक्षण का अर्थ होता है बचाव करना, सुरक्षा करना, उसकी रक्षा करना, उसको बचा के रखना। तो भूमि संरक्षण आज के समय में एक बड़ी चुनौती है। तो चलिए देखते हैं कि भूमि संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है, यानी सतत, जो हमेशा तक चलती रहेगी। हमें हमेशा अपनी भूमि को, अपनी मिट्टी को प्रदूषित होने से बचाना है, उसको, उसका जो बाढ़ वगैरह में कटाव होता है, उससे हमें बचाना है। तो उसी के लिए हमसे यहाँ कुछ उपाय मांगे गए हैं। तो भूमि संरक्षण के लिए क्या उपाय हो सकते हैं? तो भूमि संरक्षण के उपाय
सबसे पहले देख लेते हैं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, यानी जितना हम पेड़ लगाएंगे बाढ़ की समस्या कम होगी और भूमि का कटाव भी कम होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। दूसरा पॉइंट है पानी का सही उपयोग किया जाए, जिससे मिट्टी का कटाव जिससे मिट्टी का कटाव रोका जा सके, यानी अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे तो मिट्टी का कटाव रुक जाएगा क्योंकि बाढ़ नहीं आएगी। और पानी का सही उपयोग हम बांध वगैरह बना के कर सकते हैं, जिससे पानी ज्यादा बहेगा नहीं और मिट्टी कटेगी नहीं, तो मिट्टी संरक्षण हो पाएगा। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम कि भूमि को बंजर होने से बचाया जाए, यानी हमें अपनी भूमि पर पेड़ पौधों को विकसित करना होगा, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे, जिससे हमारी भूमि बंजर ना हो, क्योंकि आप सबको पता है कि बंजर भूमि में कोई पेड़ पौधा जन्म नहीं लेता, वो बिल्कुल मर जाती है, वो मिट्टी खराब हो जाती है। तो इसका चौथा पॉइंट देख लेते हैं कि फसल चक्र का पालन करने चौथा पॉइंट है इसमें कि फसल चक्र का पालन करना चाहिए, यानी कि हम जो कृषि करते हैं, खेती करते हैं हमारे किसान भाई, तो हमें अपनी फसलों को चक्र के हिसाब से बोना चाहिए कि अभी बारिश का सीजन है तो चावल की खेती होगी, सर्दी का सीजन है तो गेहूं की खेती होगी। तो इस तरह हमें फसलें बदल बदल के उगानी चाहिए, जिससे फसल चक्र बना रहेगा और मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो बनी रहेगी। इसका पांचवा कारण है कि रासायनिक रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक का जो उर्वरक हमारे खाद वगैरह होते हैं, यूरिया वगैरह जो डालते हैं किसान अपनी फसल को अच्छा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो चीजें हमारी मिट्टी के लिए खतरनाक है। वो हमारी मिट्टी को प्रदूषित करती हैं, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है उसको कम करती हैं। तो बड़ा ही आसान भाषा में यहाँ पे मैंने ये आंसर करने की कोशिश की है। आप इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि आप इसको 2 या 3 बार पढ़ लेंगे तो आराम से आप इसको बना बना के लिख सकते हैं। तो चलिए इसका बी पार्ट देख लेते हैं। इसका बी पार्ट है सतत पोषणीय विकास के महत्व का वर्णन कीजिए। सतत पोषणीय विकास सतत पोषणीय विकास का अर्थ मैं आपको बता देती हूँ। पहले परिचय देते हैं हम कि सतत पोषणीय विकास मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि आज जो हम वर्तमान जो पीढ़ी है हमारे सामने, हम जो वर्तमान पीढ़ी है और जो आने वाली पीढ़ी है, तो आज की जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी प्राकृतिक संसाधनों का सही से उपयोग कर पाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उसको बचा के रखा जा सके। प्राकृतिक संसाधन जैसे हमारा जल हो गया, मिट्टी हो गई, वन हो गए, पर्यावरण हो गया, ये सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। तो इन्हें हमें इस तरह से इस्तेमाल करना होगा, इस तरह से इनका संरक्षण करना होगा कि आज की जो वर्तमान पीढ़ी है वो भी इनका उपयोग कर सके और आने वाली पीढ़ी को भी ये प्राप्त हो सके। तो चलिए सतत पोषण का महत्व देख लेते हैं। तो सतत पोषण का महत्व पॉइंट 1 है कि सतत पोषण जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है, यानी कि इसमें ऐसा आहार सभी लोगों को उपलब्ध कराया जाए कि जिससे शरीर को सभी पोषक तत्व मिले और शरीर को रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, प्रतिरक्षा क्षमता, वो शरीर की बढ़े। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसका यही हो गया कि सभी को, वर्तमान पीढ़ी को पोषक भोजन मिले जिससे वो बीमार ना हो, रोगों से लड़ने की क्षमता उनमें बढ़े और सभी का अच्छे से विकास हो। तो दूसरा पॉइंट है इसका सही पोषण मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक है, यानी कि जब हम सभी विटामिन मिनरल्स से भरपूर भोजन जब करते हैं हम, तो हमारी मानसिक स्वास्थ्य भी हमारा अच्छा बेहतर बना रहता है और शारीरिक स्वास्थ्य तो बना रहेगा ही। तो सही पोषण, सतत पोषण जो है वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसका तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम कि बच्चों के लिए भी जो पोषण भरा आहार होगा जिसमें सभी विटामिन मिनरल फैट कार्बोहाइड्रेट सभी कुछ होगा, तो ऐसा भोजन बच्चों को भी मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित करेगा
उनके शरीर की सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा और वो अच्छे और स्वस्थ नागरिक आगे चल के बनेंगे। सतत पोषण जो होता है वो हमारे पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो भी हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वस्थ पर्यावरण ही स्वस्थ समाज को जन्म देता है। तो सतत पोषण हमारे स्वस्थ पर्यावरण के लिए भी अति आवश्यक है। सतत पोषण से समाज स्वस्थ होगा, अपना विकास कर पाएगा, अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर पाएगा और एक पोषित जो समाज होगा, स्वस्थ जो समाज होगा वो बेहतर होगा। वो बेहतर अपने समाज की, अपने देश की ग्रोथ कर पाएगा, उसका विकास कर पाएगा। तो सतत पोषण या विकास बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें आज की पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हमें उसको संरक्षित करना होगा, उसे बचा के रखना होगा, जिससे आने वाली पीढ़ी भी इन सब का उपयोग कर सके और एक स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सके। तो चलिए इसका 33 क्वेश्चन देखते हैं। भारत में रिजर्व बैंक कार्यों की विवेचना कीजिए। भारत में रिजर्व बैंक हम सभी जानते हैं, या कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे तो मैं बता देती हूँ। जो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसे हम आरबीआई भी कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जहां से हमारी जहां से हमारे देश की अर्थव्यवस्था कंट्रोल होती है, जहां से हमारे सभी राज्य, हमारा देश वित्तीय रूप से ताकतवर होता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है। तो हमारा रिजर्व बैंक ही हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था को, जो वित्तीय खर्चे जो हमारे होते हैं, जो हमारे देश में डेवलपमेंट विकास किया जाता है, उसके लिए जो पैसा आता है वो रिजर्व बैंक से ही आता है। वो रिजर्व बैंक से ही आता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य हम यहाँ देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है देश का आर्थिक विकास करना, यानी कि जो भी हम कार्य, व्यवहार, व्यापार करते हैं, उसका जो पैसा होता है, वो जो पैसा होता है वो हमें कौन देता है? वो पैसा रिजर्व बैंक से ही आता है, जिससे हमारे देश का आर्थिक विकास होता है। दूसरा कार्य है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा जारी करता है। मुद्रा, जो पैसे हम यूज करते हैं, जो करेंसी हम रुपया करेंसी इस्तेमाल करते हैं, नोट। तो ये जो नोट है, जो सिक्के हैं, जिन्हें हम यूज करते हैं सामान खरीदने के लिए, कुछ जरूरतें पूरी करने के लिए, तो ये जो मुद्रा है, ये जो भारतीय नोट है, सिक्के हैं, इन सब को जारी करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक के पास ही है। भारतीय रिजर्व बैंक ही इस मुद्रा को जारी कर सकता है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा है, यह देश के सभी बैंकों के, जितने भी हमारे बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, ये जितने भी बैंक हैं, इन सब के लिए नियम और दिशा निर्देश केंद्रीय, यानी कि जो हमारा रिजर्व बैंक है वही बनाता है। वही इन सब पर नजर रखता है कि ये सब किस तरह से कार्य कर रही हैं, और वही आरबीआई बैंक ही इन पर ब्याज दरों को, कितना ब्याज होगा, कितना ब्याज दिया जाएगा किसी भी फिक्स डिपॉजिट डिपॉजिट पर, तो वो सब आरबीआई ही तय करता है। तो इनके लिए जो नियम होते हैं, दिशा निर्देश होते हैं कि ये बैंक कैसे कार्य करेंगे, तो ये सभी रिजर्व बैंक ही इन सब बैंकों को बताता है। तो तीसरा ये काम हो गया इसका। चौथा, आरबीआई केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकर के रूप में कार्य करता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है, जो राज्य सरकार है, इन सभी को पैसा आरबीआई ही देता है। ये आरबीआई से पैसा लेकर ही देश के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो इन सबको आरबीआई ही पैसा देता है, ये आरबीआई ही इन सब का बैंकर है। तो आरबीआई जो है वो विदेशी मुद्रा का भी प्रबंधन करता है। मान लीजिए हमारे देश में कोई विदेशी आया है किसी दूसरे देश से, और वो कुछ खरीदारी करना चाहता है, तो उस देश का जो पैसा है वो तो हमारे यहाँ नहीं चलेगा। तो उस देश के पैसे को इंडियन रुपीज में जो चेंज करेगा, इंडियन रुपीज में जो देगा, उस देश का पैसा लेके,
तो वो भी आरबीआई ही करता है, ये अधिकार भी आरबीआई के पास ही है, ये कार्य भी आरबीआई ही करता है, जो करेंसी को चेंज करता है किसी दूसरे देश की करेंसी को अपने देश में। और अगर हम किसी देश में जाते हैं तो हम भी ऐसा ही करते हैं। तो आरबीआई के बहुत ही विशेष कार्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, जो सिर्फ हमारे देश में आरबीआई ही करता है। तो चलिए अगला इसका बी पार्ट देख लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्रक, यानी जो हमारा ग्रामीण एरिया होता है, वो आज भी शाख के लिए अनौपचारिक क्षेत्र पर निर्भर है। शाख के लिए अनौपचारिक क्षेत्र का मतलब है कि जो हम पैसे का लेन देन करते हैं, हम जब किसी से ऋण लेते हैं, उधार लेते हैं, तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनौपचारिक, यानी कि जो औपचारिक नहीं है, जो कानूनी नहीं है, ऐसे क्षेत्रों से ही पैसा लिया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनौपचारिक शाख से पैसा लिया जाता है, कर्ज लिया जाता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अनौपचारिक संस्थानों पर निर्भर हैं। तो ये क्यों निर्भर है? इसके कई कारण हैं। पहले हम अपना छोटा सा परिचय दे देंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनौपचारिक क्षेत्र या अनौपचारिक शाख पर ग्रामीण लोग निर्भर हैं, क्योंकि औपचारिक शाख तक लोगों की पहुंच नहीं बन पाती। इसके कई कारण हैं, तो वही कारण हमें यहाँ बताने हैं। तो इसका पहला कारण है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक और वित्तीय जो संस्थान है ना, आज भी उन तक हमारे ग्रामीण जो लोग हैं पहुंच नहीं पाते हैं। उनको या तो वो पहुंच नहीं पाते हैं, इतनी दूर उनसे होते हैं, या फिर कुछ उसमें समस्याएं होती हैं, या तो फिर जो ग्रामीण वित्तीय संस्थान है वो बहुत दूर है या उनकी संख्या बहुत कम है। तो ग्रामीण इलाकों तक अभी भी औपचारिक जो शाख है वो नहीं पहुंच पाई है, तो उनकी पहुंच सीमित है। चलिए हम इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। औपचारिक जो संस्थान होते हैं ना, वो कर्ज देने के लिए बड़ी जटिल और लंबी प्रक्रिया करते हैं। बहुत सारा बहुत सारे हम पे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, गारंटर मांगते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट गारंटर मांगे जाते हैं, जो ग्रामीण लोग कई बार दे नहीं पाते। तो उन्हें बड़ा झंझट लगता है किसी भी औपचारिक संस्थान से ऋण लेने के लिए, तो वो नहीं लेते हैं उनसे। तीसरा देखते हैं, गरीबी और अशिक्षित होना, यानी कि गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और अशिक्षित होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो ये कारण भी होता है कि वो सरकारी संस्थानों के पास नहीं जाते, वो अनौपचारिक जो संस्थान होते हैं, जो स्रोत होते हैं उनके पास, वो उन्हीं से ऋण लेना सुविधाजनक मानते हैं। पांचवा चौथा इसका हम कारण देख लेते हैं। चौथा कारण है इसका, चौथा कारण है इसका कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जो साहूकार और जमींदार होते हैं ना, तो उनसे उनके पारंपरिक संबंध होते हैं, यानी कि वो उनको पहले से जानते होते हैं। तो उनके पास वो बड़ी आसानी से कर्ज लेने के लिए चले जाते हैं, चाहे वो उनकी ब्याज की दर बैंक दर से ज्यादा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो उन्हें सुविधाजनक वही लगता है। अपने लोकल जो साहूकार जमींदार जो होते हैं, वो उन्हीं के पास से कर्ज लेते हैं। तो यही कारण है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक क्षेत्र अधिक लोकप्रिय है, अधिक लोग उन पर डिपेंड रहते हैं और उन्हीं से वो कर्ज लेना आसान समझते हैं, सुविधाजनक समझते हैं, और उन्हीं शाखों का आज तक प्रचलन है गांव वगैरह में। ये क्वेश्चन 30 से 33 तक मैंने करा दिया है, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कुछ पूछना आप चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।